नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौधरी। आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वर्ण का, भाषा की सामान्य जानकारियाँ, भाषा का सामान्य विकास कि वर्तमान स्वरूप में भाषा कैसे आई, वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। उसके बाद में पढ़ा हमने शब्दकोश पठन कि शब्दों का क्रम कैसे जमाएंगे, शब्दों का क्रम पहला, दूसरा, तीसरा कैसे होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिंदु को लेकर प्रारंभ करने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो या किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, जिसमें हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी भाषा का एक मुख्य बिंदु है जिसको कहते हैं हम संधि। तो आज हम संधि का बिंदु स्टार्ट करेंगे, संधि प्रारंभ करेंगे कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं हम। तो बिंदु का नाम है अपना संधि। कौन सा बिंदु पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे आज हम। दोस्तों, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि किसे कहते हैं हम? संधि का मतलब होता है मिलना। संधि का शाब्दिक अर्थ पूछें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि शब्द समधन धी के योग से बना है। संधि शब्द समधन धी के योग से बना है और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। क्या मिलते हैं, अर्थात संधि किसे कहेंगे हम? तो संधि के ऊपर प्रश्न बनाते हैं हम कि संधि होती क्या है। तो पहला प्रश्न बना के देखें हम कि संधि होती है, संधि होती है, संधि होती है, क्या होती है? तो पहला विकल्प बना दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल। दूसरा विकल्प लें कि दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल। तीसरा विकल्प लें हम कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। और डी में कहें हम कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार। दोस्तों, ऐसे प्रश्न अपने संधि की परिभाषा से संबंधित बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संधि क्या होती है। दो वर्णों का मेल होती है या दो शब्दों का मेल होती है या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। विकार यानी परिवर्तन होना। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। या दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो अपने सही उत्तर होगा इसका सी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जब तक विकार शब्द नहीं आता है या विकार नहीं होता है तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे। अर्थात जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे हम नाम देंगे, उसे नाम देंगे हम संयोग कहते हैं। उसे क्या नाम देंगे हम? संयोग कहा जाता है। अर्थात जब दो वर्णों का मेल नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहते हैं। तो पारिभाषिक दृष्टि से देखें हम तो परिभाषा क्या बनी? संधि की परिभाषा क्या बन गई? संधि की परिभाषा बनती है हम बात करें संधि की परिभाषा की तो परिभाषा लिखेंगे दो वर्णों के
परस्पर दो वर्णों के परस्पर मेल से दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। यदि मेल हो और कोई विकार नहीं आता है तो उसे क्या कहेंगे, अर्थात उसे संयोग कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल में, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को जो विकार उत्पन्न न करें, जो विकार उत्पन्न न करें या जिनसे विकार उत्पन्न न हो, वे उत्पन्न न करें, वहां संधि न होकर, वहां संधि न होकर संयोग कहा जाता है, संयोग कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। अब हमारे सामने दो परिभाषाएं आ गई कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। संधि शब्द किन वर्णों का योग है, तो सम धन धी का योग होता है संधि शब्द। तो संधि की परिभाषा क्या बनी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। और दो वर्ण मिले और कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहां संधि न मानकर संयोग माना जाता है। तथा किसी संधि शब्द को अलग अलग करना, टुकड़े करना, उसे तोड़ना, विभाजन करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो हम कहें कि संधि विच्छेद की परिभाषा क्या बनेगी, तो संधि विच्छेद की परिभाषा बनेगी किसी संधि शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात किसी संधि शब्द को अलग अलग करने को हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो संधि का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, विच्छेद। तो संधि का विलोम शब्द क्या कहलाएगा। कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संधि का विलोम शब्द होता है, तो संधि का विलोम शब्द क्या होगा, विच्छेद। यानी कि संधि का मतलब हुआ मिलना, संधि का मतलब क्या हुआ, मिलना या जोड़ना या जुड़ना, और विच्छेद का मतलब हो गया अलग अलग होना। विच्छेद का मतलब क्या हुआ, अलग अलग होना। अब हम बात करें, एक दो उदाहरण देखते हैं कि कौन से शब्द संयोग होंगे और कौन से शब्द संधि शब्द कहलाते हैं। कि जब वर्ण मिलेंगे और दोनों कोई विकार या परिवर्तन लेके आए तो उनको कहेंगे हम संधि शब्द, और जब कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे केवल संयोग कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कि कौन से संयोग होते हैं और कौन से संधि शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द लिया हमने सतधन जन, सतधन जन, तो जोड़ से पहले आया तय और जोड़ के बाद में आ गया जय, यानी कि तय और जय दोनों वर्णों का योग हो रहा है, दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं और शब्द बना दिया हमने सज्जन। सज्जन अर्थात तय का परिवर्तन किसके रूप में कर दिया हमने, जय के रूप में कर दिया। तय का परिवर्तन किस में हुआ, जय के रूप में हो गया। कहने का मतलब कि किसी वर्ण का परिवर्तन हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये इसे हम संधि शब्द कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, संधि शब्द कहेंगे। कि सतधन जन शब्दों के योग से सज्जन शब्द बना जो संधि शब्द है। फिर हम बात करें कि संयोग कौन से होंगे, तो संयोग की बात करते हैं हम। जैसे हमने लिखा उद्धनयान, उद्धनयान यानी कि द
और ये वर्णों का योग हुआ, द और ये वर्णों का योग हुआ, लेकिन शब्द बन गया अपना उद्यान। शब्द क्या बनाया? उद्यान। अर्थात कोई परिवर्तन दोनों वर्णों में नहीं हुआ। जब वर्णों में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि उद्यान शब्द में संधि नहीं होकर क्या बन गया? संयोग बना है। उद्यान शब्द में संधि नहीं होकर क्या बन गया? संयोग शब्द कहेंगे। अर्थात केवल वर्णों का योग हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह हम कहें स्वधन देश, स्वधन देश, यानी कि वह में ए आ गया और आगे मिला द, दोनों का योग हुआ और दोनों के योग से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल शब्द बन गया स्वदेश। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यहां संधि नहीं है, केवल संयोग मात्र है, केवल संयोग मात्र है, केवल संयोग है। इसी तरह हम देखें कि प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, इस दोनों में ई और ए का योग हुआ, ई और ए का योग हुआ और शब्द बन गया प्रत्येक। शब्द क्या बना? प्रत्येक। और इसे हम कहेंगे संधि शब्द। इसे क्या नाम देंगे? संधि शब्द, क्योंकि परिवर्तन होकर आया तो उसे हम नाम देंगे संधि। अब हम बात करते हैं कि संधि होती कितनी प्रकार की है या संधि के भेद कितने होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ मिलना और संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद करना, अलग अलग करना, टुकड़े करना। इसी प्रकार यदि वर्णों का योग हो और परिवर्तन हो जाए तो उसे कहेंगे संधि, और यदि संयोग वर्णों का योग हो और परिवर्तन नहीं हो तो वे शब्द संधि नहीं कहलाकर केवल संयोग मात्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेदों की बात करें हम तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होंगे, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है अपना स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। देखिए स्वर कितने होते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या पढ़ी हमने कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। स्वर संधि में, स्वर संधि में स्वर वर्ण का योग स्वर से होता है। अर्थात जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब जो जोड़ के पहले रह जाता है उसे बोलते हम पूर्व पद। जोड़ से पहले आने वाले को कहेंगे पूर्व पद तथा जोड़ के बाद में जाने वाले को कहा जाता है परपद। जोड़ के बाद में जाने वाले को कहेंगे हम परपद। यानी कि संधि विच्छेद करने पर 2 पार्ट बन जाते हैं। जोड़ से पहले आने वाले को कहेंगे हम पूर्व पद और जोड़ के आगे जाने वाले को कहेंगे हम परपद। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि में पूर्व पद में भी स्वर वर्ण आएगा। कौन सा आएगा? स्वर वर्ण। जोड़ से पहले भी स्वर वर्ण होगा और जोड़ के बाद में भी स्वर वर्ण ही होगा, स्वर वर्ण ही होगा। अभी अपने थोड़े दिनों पहले जो हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि यदि किसी संधि विच्छेद में, यदि किसी शब्द के संधि विच्छेद में यानी कि अलग अलग करने पर किसी संधि विच्छेद में पूर्व पद स्वर हो, पूर्व पद स्वर हो तथा पर पद भी स्वर ही आए, पर पद भी स्वर ही आए तो वहां संधि कौन सी होती है। अर्थात ये कहा गया कि जोड़ के पहले भी स्वर वर्ण होगा तथा जोड़ के बाद में भी स्वर वर्ण ही होगा तो वहां पर संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। अब हमारे सामने है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे संधि शब्द जहां स्वर वर्ण का योग स्वर वर्ण से ही होता है और कोई परिवर्तन या विकार आ जाए वहां स्वर संधि होती है। तो वहां स्वर संधि होती है तो वहां कौन सी संधि मानेंगे हम? स्वर संधि होती है। परिभाषा क्या बन जाएगी कि यदि किसी संधि में स्वर का योग स्वर वर्ण से हो और वहां कोई परिवर्तन या विकार आ जाए तो वहां स्वर संधि होती है। फिर हम बात करें दूसरी संधि, अर्थात यदि हम बात करें संस्कृत भाषा की तो संस्कृत भाषा में इसे अच संधि कहा जाता है। संस्कृत में क्या नाम देंगे इसे हम? अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि को ही संस्कृत भाषा में अच संधि नाम देते हैं। अब हम बात करें दूसरी संधि का भेद होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में पूर्व पद और पर पद दोनों में
यदि पूर्व पद में स्वर वर्ण आ गया, पूर्व पद में स्वर वर्ण आया तो पर पद में व्यंजन होगा, तो पर पद में व्यंजन वर्ण होगा, पर पद में व्यंजन होगा। यदि पूर्व पद में व्यंजन आए, पूर्व पद में व्यंजन आए तो आगे स्वर वर्ण हो सकता है या आगे स्वर वर्ण भी आ सकता है। यदि पूर्व पद में व्यंजन आए और आगे भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो वहां संधि होगी अपनी व्यंजन, अर्थात संधि कौन सी होगी? व्यंजन। अब देखो अपने पास रिजल्ट क्या निकला इनका, रिजल्ट क्या निकला कि जोड़ से पहले यदि स्वर वर्ण है तो आगे व्यंजन आएगा, क्योंकि यदि यहां पर स्वर आ जाता तो संधि भी कौन सी हो जाती? अपनी स्वर संधि ही रहती। अर्थात जोड़ से पहले यानी कि पूर्व पद में यदि स्वर वर्ण आता है तो आगे व्यंजन आएगा, या फिर पूर्व पद में व्यंजन आए तो आगे स्वर वर्ण भी आ सकता है तथा दोनों तरफ व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं। रिजल्ट ये निकला कि चाहे जोड़ पूर्व पद में या उत्तर पद में व्यंजन वर्ण आना जरूरी है। व्यंजन वर्ण आते ही हम संधि को क्या नाम देंगे? संधि को नाम देंगे हम, संधि को नाम देंगे व्यंजन संधि। संधि कौन सी बन गई? व्यंजन। और व्यंजन संधि को संस्कृत भाषा में हल संधि कहा जाता है। क्या क्या नाम देंगे? हल संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं और व्यंजन को हल संधि कहा जाता है। तीसरी संधि आ गई अपनी विसर्ग संधि। इसे संस्कृत में भी विसर्ग ही कहते हैं, संस्कृत में इसे विसर्ग संधि ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि पूर्व पद में विसर्ग आएगा, पूर्व पद में विसर्ग आएगा अर्थात इस चिन्ह को कहा जाता है विसर्ग चिन्ह, और पर पद में स्वर वर्ण भी आ सकता है, पर पद में स्वर वर्ण आ जाए। इसी तरह यदि स्वर नहीं आए और व्यंजन आए तो भी जोड़ से पहले विसर्ग ही रहेगा, पूर्व पद में क्या आएगा? विसर्ग वर्ण आएंगे तथा आगे व्यंजन भी आ सकते हैं। अर्थात रिजल्ट ये निकला अपना कि चाहे जोड़ से पहले, जोड़ के बाद में स्वर आए या जोड़ के बाद में व्यंजन आए, लेकिन जोड़ से पहले हमेशा विसर्ग के चिन्ह आएगा या विसर्ग वर्ण आएंगे तो वहां पर हमेशा विसर्ग संधि ही होती है। अब हमारे सामने तीनों संधियों की परिभाषा बन गई कि यदि संधि के पूर्व पद में, संधि के पूर्व पद में स्वर वर्ण आए और संधि के दूसरे पद में या पर पद में स्वर वर्ण आए और कोई परिवर्तन या विकार हो तो वहां स्वर संधि होती है, तो वहां स्वर संधि होती है। अर्थात स्वर वर्ण का योग स्वर वर्ण से ही होगा और कोई परिवर्तन या विकार आता है तो वहां स्वर संधि होती है। दूसरी संधि व्यंजन, व्यंजन संधि तब होगी जब जोड़ से पहले पूर्व पद में स्वर या व्यंजन आए और जोड़ के बाद में भी स्वर या व्यंजन आए, अर्थात व्यंजन वर्ण जोड़ से पहले आए यानी कि पूर्व पद में आए और जोड़ के बाद में आए तो वहां संधि होगी व्यंजन, जिसे संस्कृत भाषा में हम हल संधि के नाम से जानते हैं। तीसरी संधि हुई अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पूर्व पद में हमेशा विसर्ग का चिन्ह होगा और आगे स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण आ सकता है और कोई परिवर्तन करे तो वहां संधि होगी अपनी विसर्ग। अर्थात संधि के भेद कितने हो जाएंगे? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, तथा संधि शब्द अपने आप में समधि के योग से बना है, अर्थात संधि शब्द भी संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करें सर्वप्रथम स्वर संधि की, बात करें हम स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा भी हमने क्या लिखी या भी मैंने क्या बताई आपको कि परिभाषा के तौर से देखें हम, परिभाषा के तौर से देखें हम कि जिस संधि शब्द में, जिस संधि शब्द में, जिस संधि शब्द में स्वर का योग, स्वर का योग स्वर वर्ण से हो, स्वर का योग स्वर वर्ण से हो, स्वर वर्ण से हो तथा कोई विकार या परिवर्तन आए, कोई विकार या परिवर्तन आए,
कोई विकार या परिवर्तन आए, विकार या परिवर्तन आए तो वहां स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। तो वहां स्वर संधि होती है। दूसरी परिभाषा देखें, दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि पूर्व पद स्वर हो तथा पर पद स्वर हो और दोनों के योग से विकार उत्पन्न हो जाए तो वहां स्वर संधि होती है। तो वहां हो जाए तो वहां स्वर संधि होती है। तो वहां स्वर संधि होती है। परिभाषा क्या बन गई कि ऐसा संधि शब्द जिसमें स्वर का योग स्वर से ही होता हो, अर्थात पूर्व पद में और पर पद में स्वर वर्ण ही मिले और कोई परिवर्तन या विकार आ जाए तो वहां संधि स्वर होती है। अब हम बात करें कि स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद। तो हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से संधि के भेद थे 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, उसी तरह स्वर संधि के भी भेद होते हैं 5 और संस्कृत में स्वर संधि के भेद होते हैं 8। तो हम बात करते हैं हिंदी की स्वर संधियों की। तो स्वर संधि के भेद कितने होंगे? 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होंगे? 5। और 5 भेद कौन कौन से होंगे? सबसे पहले बात करें हम यण संधि, दूसरी अयादी संधि, तीसरा गुण संधि, चौथी वृद्धि संधि और 5वां दीर्घ संधि। तो संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद होते हैं, यण, अयादी, गुण, वृद्धि और दीर्घ संधि। अर्थात स्वर संधि के 5 भेद होंगे। कई बार सीधा केवल नाम पूछा जाता है या भेद पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो अपना उत्तर रहेगा कि 5। और संस्कृत में पूछें कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो अपना उत्तर होता है 8। अब हम बात करें कि मात्राएं कौन सी होंगी, अर्थात यण संधि में ई ई, उ ऊ, री के बाद में, यानी कि पूर्व पद में जोड़ से पहले ई ई, उ ऊ, री और उसके बाद में कोई असमान स्वर वर्ण, असमान स्वर, अर्थात दोनों तरफ स्वर वर्ण तो होंगे लेकिन जोड़ से पहले ई ई, उ ऊ और री आएगा और जोड़ के बाद में ये नहीं आकर कोई भी असमान स्वर वर्ण आ सकता है। इसके बाद में यदि हम बात करें अयादी संधि की, तो ए आई ओ औ, ए आई ओ औ और जोड़ के बाद में स्वर वर्ण, अर्थात यहाँ पर असमान वर्ण भी आ सकते हैं और समान वर्ण भी योग कर सकते हैं, तो वहाँ होगी अपनी अयादी संधि। फिर हम बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में जोड़ से पहले ए आ आएगा, और जोड़ के बाद में यानी कि दूसरे पद में, पर पद में यण संधि वाले स्वर वर्णों का योग हो जाता है,
ई ई, उ ऊ और री, ये वर्णों का योग होगा तो वहां पर अपनी संधि बन जाएगी गुण संधि। फिर हम बात करें दीर्घ संधि की, तो जोड़ से पहले ए आ आएंगे और जोड़ के बाद में अयादी संधि वाले स्वर वर्णों का योग हो जाता है, यानी कि ए ऐ ओ औ का योग होगा तो वहां पर अपनी कौन सी संधि बन जाएगी? दीर्घ संधि बन जाती है। दीर्घ संधि ये वृद्धि संधि बन जाती है तथा दीर्घ संधि में दोनों पदों में यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों में समान वर्णों का योग होता है। दोनों ही पदों में समान स्वर वर्णों का योग होता है। दोनों ही पदों में समान स्वर वर्णों का योग होता है। दोनों ही पदों में समान स्वर वर्णों का योग होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। और समान स्वर वर्ण कौन से होंगे कि जोड़ के पहले ए आ आए तो आगे भी यानी कि दूसरे पद में पर पद में भी ए आ का योग ही होता है। आगे भी ए आ का योग होता है। यदि पूर्व पद में ई आए तो दूसरे पद में भी ई का योग होता है तथा जोड़ से पहले उ आए तो आगे भी उ का योग ही होगा, अर्थात दोनों ही तरफ समान वर्णों का योग होता है। अर्थात ये अपने संधि की मात्राओं का कार्य होता है कि यदि हमारे सामने अब हम बात करते हैं कि संधि के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी शब्द को दिया होता है, उसका हमें संधि विच्छेद करना होता है। 4 विकल्प संधि विच्छेद करके देते हैं, हमें सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनना होता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि केवल संधि का नाम बताना होता है, संधि विच्छेद भी दिया होता है, केवल हमें संधि का नाम ही बताना है, तो वहाँ दूसरा प्रश्न केवल हमें संधि का नाम बताना। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि 4 संधि शब्द देकर ये कहेंगे कि असंगत संधि बताइए या असुमेलित संधि बताइए। देखिए हम बात करते हैं, अगले 1-2 उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके सामने दिया कि असुमेलित संधि है, प्रश्न क्या बना दिया? असुमेलित संधि है और 4 विकल्प दे दिए। प्रश्न क्या बना दिया कि असुमेलित संधि शब्द हमें छांटना है, ऐसा शब्द देखना है जो 3 संधियों से अलग हो, 3 शब्दों से अलग हो, तो उसे हम कहेंगे असुमेलित संधि। पहली बात करें हम, जैसे विकल्प दिया गुरूपदेश, बी में दे दिया हितोपदेश, तीसरा शब्द दिया पितृपदेश, तीसरा शब्द दे दिया पितृपदेश और चौथा शब्द दे दिया हमें गुरूपदेश, हितोपदेश, पितृपदेश और चौथा शब्द दिया हमें निर्जन, चौथा शब्द दे दिया निर्जन। अब देखो पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा संधि शब्द असुमेलित है या असंगत है, तो हम पहले इनका संधि विच्छेद करते हैं। गुरुधन उपदेश, यानी कि इस संधि शब्द में जोड़ से पहले उ आया और जोड़ के बाद में भी उ आ गया, यानी कि उ और उ दोनों तरफ हैं। अभी हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि यदि पूर्व पद में भी स्वर वर्ण आए और उत्तर पद में भी स्वर वर्ण आए तो वहां संधि होगी अपनी स्वर संधि, अर्थात गुरु उपदेश शब्द में स्वर संधि है। भेदों की बात हम बाद में करेंगे कि कौन से भेद में जाएगा। अभी हम बात करें आगे हितधन उपदेश। अभी हम देखते हैं कि जोड़ से पहले ए आया और जोड़ के बाद में उ आ गया, ए और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, अर्थात जोड़ से पहले भी स्वर वर्ण आया और जोड़ के बाद में भी स्वर वर्ण आया, अर्थात संधि हो गई स्वर संधि। संधि कौन सी हो गई? स्वर संधि। अब हम बात करें कि पितृधन उपदेश शब्द बना, यानी कि यहाँ पर जोड़ से पहले री और जोड़ के बाद में उ आ गया
अर्थात दोनों ही तरफ स्वर वर्ण है, तो संधि को नाम भी देंगे हम स्वर संधि। अब हम बात करें निर्जन की, तो संधि विच्छेद बनेगा इसका निधन जन, निधन जन, यानी कि यहाँ जोड़ से पहले विसर्ग आया, विसर्ग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, व्यंजन वर्ण, विसर्ग धन व्यंजन। अभी हमने व्यंजन की व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी कि यदि विसर्ग के साथ में व्यंजन वर्ण आता है तो वहां हमेशा संधि भी व्यंजन होगी। अब हमें असुमेलित वर्ग छांटना है, अलग कौन सा है, अर्थात गुरुपदेश, हितोपदेश, पितृपदेश, तीनों में ही स्वर संधि है, तीनों ही स्वर संधि बना रहे हैं और ये अपना चौथा विसर्ग संधि बना रहा है। अब आपके सामने उत्तर आया होगा कि संधि कौन सी अलग है, अर्थात विसर्ग संधि अलग है, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अब हम बात करें आगे कि पांचों जो संधियां हैं उनको पढ़ेंगे, पांचों जो संधियां हैं उनको पढ़ेंगे हम, और हम शुरू करेंगे कल से, एक एक संधि को पढ़ेंगे रोज और बहुत से उदाहरण भी देंगे, उनका संधि विच्छेद कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आज हमने जितना काम किया उसको एक बार फिर रिकॉल करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना और संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद करना, अलग अलग करना। यदि किसी शब्द में दो वर्णों का योग हो और मिलने पर कोई परिवर्तन करें, विकार आए, तो वहां संधि कहा जाता है, तथा विकार नहीं आने पर संधि न कहकर केवल संयोग माना जाता है, संधि न कहकर केवल संयोग माना जाता है। फिर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि स्वर का योग स्वर से ही होता है तो वहां संधि होगी स्वर। दूसरी परिभाषा कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और पर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहां भी स्वर संधि होती है। दूसरी परिभाषा व्यंजन की बात करें कि यदि स्वर का व्यंजन से योग हो या व्यंजन का व्यंजन से योग होता है तो वहां संधि होगी अपनी व्यंजन, तथा विसर्ग का योग स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां संधि होती है विसर्ग। स्वर संधि के फिर हमने भेद पढ़े कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से हो गए, यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ संधि, और उनकी मात्राओं को भी देखा कि पूर्व पद में कौन सी मात्राएं आएंगी और पर पद में कौन सी मात्राएं आएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम इस प्रारंभ करेंगे अपनी यण संधि से, अयादि संधि, सभी संधियों का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप सभी अपने साथियों को, जितने भी अपने साथी हैं, अपने मिलने वाले हैं, उन सभी को अपने चैनल के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, शेयर करें, तथा यदि कहीं किसी शब्द में व्यवधान हो, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दूसरे दिन आपका उत्तर हम निश्चित तौर से बताएंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम प्रारंभ करेंगे अपनी स्वर संधियों का भेद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।